बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फर्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने किंगडम प्रोकैरियोट स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर हम तमाम जो बैक्टीरियाज थे या प्रोकैरियोट्स थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें आज आप लोगों का जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया यहाँ पे लिया जाता है मतलब इसका कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसकी वजह क्या होगी, ये क्यों तोड़ता है, इसको आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन इस वजह से की जाती है ताकि बैक्टीरिया जो हैं वो एनर्जी हासिल कर सकें। और मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से हो सकती है। इसके अंदर रेस्पिरेशन में दो टाइप्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। इसके हवाले से ये आप लोगों के MCQs हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से बैक्टीरिया, उसकी एग्जांपल आप लोगों ने देनी है स्यूडोमोनास, क्योंकि ये जो है ये आप लोगों के MCQ में आ सकता है कि पूछा जाएगा पेपर में कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करता है, तो आप एग्जांपल देंगे स्यूडोमोनास की। अगर MCQ में पूछ लिया जाए कि वो कौन सा बैक्टीरियम है जो कि एनारोबिकली या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है या रेस्पिरेशन करता है, उसका नाम होगा स्पाइरोकीट। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। फिर नंबर 3 है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो दोनों साइड्स पे काम कर सकते हैं, यानी अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर लेते हैं, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के बगैर भी कर लेते हैं। तो जो दोनों कंडीशंस में चल रहे होते हैं उन्हें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें फैकल्टेटिव जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसका नाम है ई कोलाई। यानी ई कोलाई के बारे में ये बताया जाता है कि है वैसे ये एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन फैकल्टेटिव आर्जी तौर पे अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो ये क्या बन जाता है, एनारोबिक भी बन जाता है, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के बगैर भी कर सकता है। अमूमी तौर पे ये एरोबिक है, लेकिन फैकल्टेटिव आर्जी तौर पे कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक की तरफ। तो इसी वजह से इसका वर्ड यूज़ किया गया है फैकल्टेटिव एनारोब। आर्जी तौर पे एनारोब बना हुआ है, एक्चुअली होता ये क्या है, एरोबिक होता है। अब क्योंकि दोनों साइड पे काम कर रहा है लिहाजा ये फैकल्टेटिव होगा। माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब वेरी माइन्यूट, तो ये वो बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेशन के लिए इनको इंतहाई कम मिकदार की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, लिहाजा ये हो जाएंगे माइक्रो एरोफिलिक। और इसकी आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है कंपाइलोबैक्टर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ग्रोथ की बात जब करें, इंसानों के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग ये, या जानवरों में या पौधों के अंदर ग्रोथ की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़। साइज़ के अंदर परमानेंट और वापस ना जाने वाले जो है इजाफे को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। लेकिन बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब इंक्रीज़ इन साइज़ नहीं लिया जाता, बल्कि नंबर, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स लिया जाता है कि बैक्टीरिया जो है कितनी देर में अपनी जो आबादी है उसको बढ़ा लेते हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ करते हैं, तो वो आ जाता है ग्रोथ के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जैसे दूसरी बात है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एक को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल और दूसरा जो है उसको हम सेक्सुअल कहते हैं। आल्दो बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होती, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिशन, और आपको मालूम है कि एसेक्सुअल का मतलब ही ये होता है कि सिंगल पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग्स का बनना। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जब डिवाइड होने लगता है
तो उसके जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। उसकी वजह भी ये है कि उसने एनर्जी, उसने न्यूक्लियोटाइड्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इसमें इजाफा करना होता है, इसके साइज़ में इजाफा हो जाता है। फिर ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, फिर इसका जो डीएनए है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप देख सकते हैं। फिर एंड स्टेजेस पे जाके इसकी जो सेल वॉल है वो पिंचेस इनवर्ड होना शुरू हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो 2 में तकसीम हो जाएगा, 2 में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पिंचेस इनवर्ड होते होते इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। अब क्योंकि सिंगल था और इसी से एक से ये 2 बन गए, तो लिहाजा सिंगल पेरेंट से बने हैं, तो लिहाजा ये क्या कहलाएंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म कहलाएगी, बाइनरी फिशन। फिर बाद में जब बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है तो बैक्टीरिया कंप्लीट्स इस डेवलप्स जो है यूनिक फीचर्स, जो इसने सेल वॉल के बाहर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने हैं या सेल के अंदर बनाने हैं, पहले डिवाइड हो जाता है, बाद में वो यूनिक फीचर्स जो हैं वो ये बाद में डेवलप करता है। फिर उसके बाद आ जाता है जनरेशन टाइम। जैसे नाम से ही जाहिर है कि एक दफ़ा ये डिवाइड हुआ है तो जब दोबारा फिर डिवाइड होने लगेगा तो उसके दरमियान में जो टाइम होगा उसको आप लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। आम तौर पे बैक्टीरिया में जनरेशन टाइम जो है वो 20 मिनट्स होता है, यानी अभी डिवाइड हुआ है तो अगले 20 मिनट के बाद फिर वो डिवाइड होगा, तो लिहाजा ये हो जाएगा उसका जनरेशन टाइम हो जाएगा। इसकी 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं या फेजेस हैं। इसमें पहले फ़ेज़ को हम लोग कहते हैं लैग फेज़। लैग फेज़ में बज़ाहिर बैक्टीरिया ग्रो होता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत सी उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, यानी वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, एनर्जी को एक्यूमुलेट करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए बनाने के लिए एक्यूमुलेट करेगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए। फिर एक आता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ के अंदर ये एक रैपिड ग्रोथ फेज़ है। इसमें बैक्टीरिया जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और यहाँ तक के लिखा हुआ है कि डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल को तो अगर वैसे उर्दू की जाए इसकी तो कुव्वत नुमाया, बहुत कुव्वत से डिवाइड करता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का एक मतलब ये भी है कि ये एक बैक्टीरिया से 2 होंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 और 64, यानी हर आने वाली जो नस्ल है वो डबल होती चली जाएगी। इसे कहेंगे एक्सपोनेंशियल रेट। फिर एक फेज़ आता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर, उसे कहते हैं स्टेशनरी फेज़, यानी साकिन स्टेज आ जाती है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल डेथ रेट, बैक्टीरिया के जो मरने की रेशो है वो पैदा होने की रेशो के बराबर हो जाती है, यानी आबादी जो है मेंटेन हो जाएगी। पहले आबादी बढ़ेगी, फिर आ जाएगा स्टेशनरी रेट, स्टेशनरी में वो इक्वल हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे बैक्टीरिया इंक्रीज़ इन नंबर होते हैं और जिस मीडियम में वो पड़े होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया की आबादी ज़्यादा और ख़ुराक में कमी होना शुरू हो जाती है। फिर इनके बढ़ने की वजह से इनके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स या वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, खुराक की कमी, वेस्ट मटेरियल की एक्यूमुलेशन उस मीडियम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा पैदा होने वाले और मरने वाले जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, लिहाजा इसको कहा जाता है स्टेशनरी फेज़। फिर हालात मज़ीद वर्स्ट हो जाते हैं, खुराक की मज़ीद कमी हो जाती है और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट जहाँ पे वो मौजूद हैं और बढ़ जाते हैं। इसी वजह से डेथ रेट जो है वो बढ़ जाती है और जो पैदा होने वाले न्यू बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है, इसको आप बोलेंगे डेथ और डिक्लाइन। यानी पहले में प्रिपेयर करेंगे, दूसरे में लॉग में ग्राफ ऊपर जाएगा, स्टेशनरी में ग्राफ मेंटेन्ड होगा और डिक्लाइन में ग्राफ फिर नीचे चला जाएगा। रिप्रोडक्शन के अंदर दूसरा तरीक़ेकार बैक्टीरिया में जो पाया जाता है वो है कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जिसमें स्पर्म और एग मिलना ही हम लोग ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बोलते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसके अंदर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी हद तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। वो इस तरह कि बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब है एक बैक्टीरिया डीएनए से 2 करेगा,
फिर इनके दरमियान में एक ट्यूब बनती है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस ट्यूब को हम लोग सेक्स पाइलाई बोलते हैं। और ये जो बैक्टीरिया जिसने अपना डीएनए डबल किया था, ये अपना डीएनए डबल करने के बाद दूसरे बैक्टीरिया को दे देगा। अब जो बैक्टीरिया डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहा है वो कहलाएगा डोनर बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया को रिसीव कर रहा है वो कहलाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया। रेसिपिएंट का मतलब रिसीव करने वाला, तो इसको आप लोग बोलेंगे कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज़ लगा लें इनको। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसमें 2-3 बातें आपने बस बतानी है। पहली चीज़ है इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जब भी इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल का मतलब होता है माहौलियाती। हमें माहौलियाती तौर पे बैक्टीरिया हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है। तो आपने पहली बात तो ये बतानी है कि ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो ज़मीन के अंदर ह्यूमस पड़ा हुआ है, पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, प्लांट्स मरे हुए पड़े हुए हैं, उनको ये डिकम्पोज करता है। और इस तरह जो उनकी बॉडी के अंदर ये जो एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये वापस ज़मीन को मिल जाते हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट क्रॉप्स को वो हासिल हो सकें। मिसाल के तौर पे इसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल, सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन साइकिल, तो डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो ऑपरेट होती हैं। तो अगर बैक्टीरिया और फंजाई ना होते तो जो मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में ही रखते और वो वापस सॉइल को या माहौल को दोबारा ना मिलते। फिर आ जाती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात। इकोनॉमिक का मतलब है मुआशी तौर पे। मुआशी तौर पे बैक्टीरिया हमें क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर फ़ायदा पहुंचाने की बात करेंगे तो इकोनॉमिक गेन्स आ जाएंगे, और अगर लॉस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक लॉसेस की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया दोनों काम करते हैं, हमें मुआशी तौर पे फ़ायदा भी पहुँचाते हैं और हमें जो है मुआशी तौर पे नुकसान भी पहुँचाते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, ये इकोनॉमिक गेन्स है। यानी फ़ूड के अंदर जैसे आप लोगों ने चीज़ बनानी है, योगर्ट बनाना है, ड्रग्स हैं, ड्रग्स में हम लोग एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं और इंसानियत की जान बचाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम इकोनॉमिक गेन्स हैं। लेकिन साथ साथ बैक्टीरिया को ये क्रेडिट भी जाता है कि वो स्पॉइलेज ऑफ फूड, हमारी जो खुराक है उसको ख़राब कर देता है, हमारी जो फसलें हैं उनको ये तबाह कर देता है। तो ये हमें इकोनॉमिक लॉसेस के तौर पे सामने आएंगे। फिर आ जाता है मेडिकल इम्पोर्टेंस, यानी मेडिकली इसकी क्या अहमियत है। मेडिकली इसकी अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हुई हैं जो कि इंसानों के अंदर ये बीमारी क्रिएट करते हैं। लिहाजा हमारा कंसर्न इनके साथ रहता है, हमें हमारी इन पे नज़र रहती है क्योंकि ये बीमारियां पैदा करते हैं इंसान में। और हम ये देखते हैं कि हमने इनसे कैसे जो है इंसान को बचाना है, किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल है, हर चीज़ इसमें देखी जाती है। लेकिन साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, नॉर्मली होते हैं, जो कि हमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। जैसे आप ही के कोर्स के अंदर है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो हमारे लिए विटामिन के प्रोड्यूस करता है। इसी तरह ई कोलाई है। तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नॉर्मली पाए जाते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। तो ये आप लोगों ने आज का टॉपिक जो है इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।